ज़रा गौर करें और सोचें, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एजेंट हो और आपकी अपनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी हो जो चलने की बजाय रेंगने पर इक्तफा की बैठी हो, आप पर कई किस्म के कर्जे चढ़े हुए हों और आप फाकों की नौबत से चंद गज के फासले पर जी रहे हो। ऐसे में कट्टर मजहबी और नाकचड़ी वो गर्लफ्रेंड आपकी कसम पुरसी पर तरस खाते हुए आपकी माली इमदाद के ख्याल से किसी प्रोजेक्ट में आपको अपना असिस्टेंट बनाकर किसी वाहियात काम पर लगा दे जिसमें आपको इसकी जली कुटी और डांट फटकार भी सुनना पड़े, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं माज़ूर ख़्वाह हूँ कि एक ही सांस में आपसे मैंने ज़मीन से चांद तक का तवील सवाल पूछ लिया। आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी हालत और हालात से आगाह करना मकसूद था और ये एहसास दिलाना भी कि वक्त का कुछ भरोसा नहीं, कभी आपको ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। मेरी गर्लफ्रेंड नतालियन ओक्लाहोमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से वाबस्ता थी। इसने अपनी मातहती में मुझे इसी रियासत ओक्लाहोमा की गार्डन काउंटी के मुजाफाती इलाके में तैनात कर रखा था। ये सारा ज़रूरी इलाका था, ताहद निगाह खेत ही खेत फैले हुए थे। मुझे यहाँ बाज़ लोगों की मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखना थी और मैं रिपोर्टिंग के लिए नतालियन तक महदूद था। अपनी मर्जी से कोई कदम उठाने का मजाज नहीं था। मैं इस वक्त एक प्राइवेट लोडर की हैसियत से खेतों के बीचों बीच ट्रक में मौजूद था। मेरा पिकअप ट्रक एक कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा था और मैं ट्रक के अंदर ड्राइविंग सीट पर इस तरह लेटा हुआ था कि मेरे दोनों पाँव खिड़की से बाहर लटके हुए थे। इस आरामदेह पोजीशन में रहते हुए मैंने अपने पाँव के दरमियान इतना फासला छोड़ा हुआ था जहाँ से मैं आसानी बाहर देख सकूँ। मेरी आंखों के सामने अल्फाल्फा के पौधों का एक बड़ा ज़हीरा था। अल्फाल्फा ऐसा पौधा है जो ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को काबू रखने में यकसा मुफीद है, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इस गिरां कदर पौधे को जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेरा सेल फोन गोद में रखा हुआ था। टेक्स्ट मैसेज की मखसूस टून सुनते ही मैंने वो उठा लिया। वो नतालियन का मैसेज था। वो मुझसे पूछ रही थी, क्या वहाँ सब ठीक चल रहा है? तुमने गैर मामूली या अजीब हरकत देखी? मैंने फ़ौरन इसे रिप्लाई कर दिया, नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी मेरी निगाह में नहीं आया। दूसरी जानब ठंडी ठार खामोशी छा गई। मैंने अपने सेल फोन को पैसेंजर सीट पर रखा और उठकर बैठ गया। अगले ही लम्हे मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं यही समझा कि वो नतालियन की कॉल होगी। मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वो मेरे क्लाइंट का फ़ोन था, मतलब मैं एक लोडर और ख़रीदार भी था। मैंने फ़ौरन इसकी कॉल अटेंड की। मिस्टर गिब्सन, इसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मेरे 2 खेतों में अल्फाल्फा के ट्री कटे हुए हैं जिनसे चारे की कमोबेश 50 गांठें तैयार की जा सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मैंने गोल मोल जवाब दिया। फिर आपका क्या इरादा है? इसने पूछा। अगर खरीदने का मूड हो तो बताएं, मैं सोच कर जवाब दूंगा। मैंने कहा, मैं ज़्यादा अरसे तक इंतज़ार नहीं कर सकता। वो गहरी संजीदगी से बोला, अगर अल्फाल्फा की फसल कटने के बाद यूं ही खुले में पड़ी रही तो इसके पत्ते मुतासिर हो सकते हैं। जो किसान इस चारे की कीमत अदा करते हैं, इन्हें सब ठीक ठाक चाहिए होता है। अगर आपकी तरफ से हाँ हो तो मैं इसकी गांठें बनवा देता हूँ, मगर आपको जल्द ही कोई फैसला करना होगा क्योंकि तैयार गांठों को भी ज़्यादा देर तक खेतों में नहीं छोड़ा जा सकता, वरना चोरी के इम्कानात रोशन है। आपने बताया था कि चारे की एक गांठ का साइज 4 फुट बाय 4 फुट बाय 8 फुट और वजन लगभग 1 टन होता है। मैंने कहा, ऐसे किंग साइज गांठों को चोरी करना कोई आसान काम नहीं। मैं महज वक्त गुजारी के लिए मिस्टर ब्रडफोर्ड को बातों में लिए हुए था। चारा खरीदने और बेचने का किरदार इसीलिए चुना गया था ताकि इस इलाके में अपनी मौजूदगी का ठोस जवाब पेश कर सकूं। ये सब भी नतालियन के मशवरे का ही नतीजा था। वो चाहती थी कि मैं ब्रडफोर्ड पर भी निगाह रखूं क्योंकि वो इस इलाके का बड़ा काश्तकार था। गैर कानूनी सरगर्मियों में इसका हाथ भी हो सकता था। वो चोर बड़े ही शातिर और नौजवान हैं, इसने बताया। इनके पास तेज़ धार वाले चाकू होते हैं। वो लोगों की पूरी गांठ को उठाकर तो नहीं ले जा सकते, मगर इनकी बंदिशों को काट कर अपनी ज़रूरत का चारा चुरा कर ले जाते हैं। चारे की चोरी तो रही एक तरफ, खुली हुई गांठों को दोबारा पैक करना एक अच्छा अलग से अच्छा है, और इसी तरह जो चारा बर्बाद होता है वो नुकसान अलग। चारे की चोरी वो गैर कानूनी हरकत नहीं थी जिसका सुराग लगाने के लिए नतालियन ने मुझे यहाँ मुअय्यन किया था। बाहर कैफ मैंने ब्रडफोर्ड की बात के जवाब में कहा, यह खुली गुंडागर्दी और कानून शिकनी है। इसीलिए तो मिस्टर गिब्सन वो जोर देकर बोला, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द कोई फैसला कर लें। ठीक है, मैं समझ गया, मैंने कहा। 2-4 ऐसे ही फजूल और बेमकसद बातों के बाद मैंने सेलुलर राब्ता मौकूफ़ कर दिया। बहुत कम देहाती इस बात से वाकिफ थे कि ओक्लाहोमा कल्चरल डिपार्टमेंट अपने अंदर एक तहकीकाती ब्रांच भी रखता था जो हर किस्म के देहाती जराइम की कला कमा करने के लिए सरगर्म है। यानी जाहिर है जब कोई ऐसे किसी जुर्म की शिकायत करे तो इस इलाके में चारे, मवेशी और लकड़ियों की चोरी एक आम सी बात थी। खेतों के इस तवील सिलसिले के अलावा वहाँ तेल की फैक्ट्रियाँ और दीगर केमिकल के कारखाने भी काम कर रहे थे जिनकी चिमनियों से मुसलसल धुआं उठता रहता। एक जानब बड़ा कब्रिस्तान भी आबाद था। मैंने जिन कारखानों का जिक्र किया है इनके अंदर से कीमती औजार भी गायब होते रहते हैं, मगर वही बात कि जब किसी को यही नहीं मालूम कि जराइम की शिकायत कहाँ करें तो फिर ये मसला कैसे हल हो सकता था। मिस्टर ब्रडफोर्ड ने जिन मसाइल से मुझे आगाह किया था मैं इनके बारे में पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने इनकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली।
बर्फोर्ड से निपटने के बाद मैंने नतालियन के लिए एक फड़कता हुआ मैसेज टाइप किया, लेकिन इस मैसेज को सेंड करने की हिम्मत तक नहीं हुई क्योंकि इसके जवाब में जो वो मुझे सुनाती इसे बर्दाश्त करने का हौसला मुझ में नहीं था। दिन से रात हो गई और मेरी निगरानी का अमल जारी रहा। इस दौरान बर्फोर्ड ने फ़ोन करके मेरा जीना मुहाल कर दिया। बदिल हादसा मैंने इसे हकीकत से आगाह कर दिया कि मैं कोई चारे का खरीदार नहीं हूँ। फिर आप कौन हो? इसने पूछा। एक प्राइवेट सुराग रसा, मैंने इसे बताया। एक खास मकसद से यहाँ खेतों में मौजूद हूँ। मुझे पहले ही लग रहा था। वो मानी हेज लहजे में बोला, खैर आपका जो भी मिशन हो ज़रा मेरे खेतों की फसल पर भी ध्यान रखें, मैं इसके लिए आपको पे कर दूंगा। अच्छा ठीक है। ये कहते हुए मैंने इससे जान छुड़ाई। नतालियन ने शायद मुझे इसीलिए भी ऐसे काम में धकेला था कि मैं काश्तकारी के मामलात का वसी तजुर्बा रखता था। मेरी कई पीढ़ियाँ खेती बाड़ी से वाबस्ता थी। एक मैं ही ऐसा निकला था जो आबाई पेशे को छोड़कर सुराग रसा बन बैठा था। मेरे खानदानी तजुर्बे की बुनियाद पर ओक्लाहोमा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी मुझे छोटे मोटे काम देता रहता जो मेरे बिजली का बिल अदा करने के लिए मावन साबित होते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बात कभी मेरी समझ में नहीं आई, क्या मैं वाकई एक बेवकूफ़ इंसान हूँ या लोग मुझे समझने में अक्सर गलती कर जाते हैं। आइंदा रोज़ मैंने नतालियन को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। इसने तवज्जो से मेरी बात सुनी और स्पॉट आवाज़ में मुस्तफसर हुई, तुमने बर्फोर्ड को अपने मकसद से आगाह तो नहीं कर दिया? मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ, मैंने झंझलाए हुए लहजे में कहा। मैंने जान छुड़ाने के लिए इससे गोल बोल बात की है। इसे ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि मैंने इस पर भी निगाह रखी। तब तो ठीक है, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, वरना तुम से किसी भी हमाकत की उम्मीद की जा सकती है। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। अगर बर्फोर्ड दोबारा तुमसे तुम्हारे मिशन के बारे में पूछे तो उसे बताना कि ऑयल मिल से कुछ पुर्जे चोरी हो गए हैं, तुम इस सिलसिले में छानबीन करते फिर रहे हो। समझ गया, मैंने मुअस्सर जवाब दिया। विंस, वो मेरे चेहरे पर निगाह जमा कर बोली, मैं तुम्हारे माली मामलात को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुमने इस असाइनमेंट में कोई तीर मार कर दिखाया तो मैं ब्यूरो में तुम्हारी पक्की जॉब के लिए अपने सीनियर से बात करूंगी। फिर तुम्हें हर माह एक माकूल तनख्वाह मिलती रहेगी जिससे तुम्हारा ठीक ठाक गुजारा चलता रहेगा। प्राइवेट सुराग रसानी में कुछ ही नहीं रखा स्वाय ख्वारी के। नतालियन कह तो बिल्कुल दुरुस्त रही थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं था। ताहम मैंने किसी नई बहस का दरवाज़ा खोलना भी मुनासिब न जाना और सिर्फ इतना कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। शेरिफ यहाँ से तुम्हारी मौजूदगी से ज़्यादा खुश नहीं है। वो गहरी संजीदगी से बोली। वो इसे अपने काम में मुदाखला समझ रहा है। बार कैफ, मैंने ऊपर बात करके इसे ठंडा कर दिया है। अगर कभी तुम्हारा शेरिफ से सामना हो तो तुम इससे उलझने की कोशिश ना करना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने एक बार फिर खुद पर काबू रखते हुए गोलमोल जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारी नसीहत को याद रखूंगा। मुझे उम्मीद है 2-4 रोज़ में तुम कोई खुशखबरी सुनाओगे। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ ज़रूर। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, क्या मैं ये जानने की जसारत कर सकता हूँ कि तुम्हारा ब्यूरो इन खेतों में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है? वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगी। वो रुखाई से बोली, फिलहाल तुम बर्फोर्ड के खेतों और केमिकल्स की फैक्ट्री पर कड़ी निगाह रखो। अगर तुम्हें कोई भी मशकूक सरगर्मी दिखाई दे तो फ़ौरन मुझे इतला दो, बाकी मैं संभालूंगी। मैंने शाकी नज़रों से इसकी तरफ देखा। तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो, इतनी राजदारी किस लिए? इसी में तुम्हारी भलाई है। वो उठकर खड़ी होगी, अब मैं चलूंगी, तुम भी फील्ड में जाने की तैयारी करो। मैं एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। नतालियन के जाने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया और अपने फितरी तजस्सुस की तस्कीन में मसरूफ़ हो गया। नतालियन ने मेरे दिलो दिमाग में बेचैनी बांट दी थी। मेरा ऑफिस ओक्लाहोमा सिटी में था और मुझे इस बेकार की ड्यूटी के लिए काउंटी की तरफ जाना पड़ता क्योंकि वो खेत इसी काउंटी के मज़ाफ़ात में पाए जाते थे। नतालियन की फराहम करदा मालूमात मेरे लिए नाकाफ़ी बल्कि उलझन का बाइस बनी थी। लिहाजा मैंने काउंटी के शेरिफ की वेबसाइट को कंगालना शुरू कर दिया ताकि कोई ऐसी खबर मेरी नज़र में आ जाए जिससे मौजूदा मामले पर रोशनी पड़ सके। इस वेबसाइट पर दर्जनों खबरें मौजूद थी, मगर इनमें से कोई भी मेरी दिलचस्पी की नहीं थी, सिवाय एक खबर के जो किसी मैथ नामी शय के बारे में थी। मैं चूँकि इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो खबर मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं ये सोचकर अपने ऑफिस से निकला कि नतालियन से बात होगी तो इससे मैथ के बारे में पूछूंगा। काउंटी के मज़ाफ़ात तक पहुंचने के दौरान मेरे सेल फोन पर नतालियन के कई मैसेज आ चुके थे। मैंने ट्रक को एक जानिब खड़ा कर दिया और इन मैसेजेस को पढ़ने लगा। वो मैसेजेस दरअसल आज की ताज़ा खबरों के बारे में थे, जिनमें से कोई भी मेरे मतलब का नहीं था। मुझे नतालियन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मैंने फ़ोन लगा दिया। इसकी हेलो के जवाब में मैं फट पड़ा। ये सारी फजूल खबरें किस काम की हैं? मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं समझ सकूं कि मैं यहाँ खेतों में कौन से संगीन जुराइम की सजा काट रहा हूँ। इन खेतों में आम फसलों के अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी काश्त की जा रही हैं जिन पर मैरिजुआना के कवानीन लागू होते हैं। मैरिजुआना, ओ माय गॉड, बेसाता मेरे मुँह से निकला। ये तो बहुत खतरनाक नशा है और हासा मुनाफे बख्श भी। मैरिजुआना बहुत तेज़ आवर नशा है। लोग इसको सिगरेट में भरकर पीते हैं। कानूनन इसका इस्तेमाल सिर्फ अद्वियात की तैयारी के लिए किया जाता है। विंस, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नतालियन ने मेरी बात के जवाब में कहा। हम इसी मोहल्लों काश्त और बिजनेस को रोकने में तगदो में लगे हुए हैं। अब तो तुम्हें अपनी ड्यूटी का मकसद समझ आ गया ना? नहीं, मैंने गति लहजे में कहा, मैरिजुआना के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि ये मैथ क्या बला है? मैथ, इसने मेरा कहा हुआ लफ्ज़ दोबारा दोहराया। हाँ, मैं मैथ ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैंने जोर देकर कहा। आजकल काउंटी में इसका खासा चर्चा चल रहा है। नतालियन की तरफ खामोशी छा गई। नित, क्या मैं समझ लूँ कि इस मिशन में हम साथ नहीं हैं? मैंने एहतजाजी लहजे में इस्तफसार किया। मैथ यानी मैथलामीन।
वो गहरी संजीदगी से बोली, marijuana की तरह इसका आम इस्तेमाल और काश्त भी कानूनन ममनू है। लोग इसे पानी में उबाल कर पीते हैं, जो कि बहुत ही सरीउल असर नशा है। इसके इस्तेमाल से दर्जनों नहीं सैकड़ों की अमवात हो चुकी हैं। मैथ की ट्रेडिंग में कौन लोग मुलव्वस हैं? मैंने सरसराती आवाज़ में इस्तफसार किया। दूसरी जानब एक बार फिर सुकूत तारी होगा। नेत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने कदर तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे लोगों के बारे में बताओ जो यहाँ मैथ की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही घरौना कारोबार है, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर अपना काम करना होगा। वो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय अपनी ही धुन में बोलती चली। जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं वो हुश्कास और अल्फाल्फा की गांठों के अंदर मैथ के पैकेट रख कर इस नशावर शय को इधर से उधर कर रहे हैं। वो इतनी महारत से इन पैकेट्स को गांठों के अंदर छुपाते हैं कि ऊपर से देखकर यही गुमान होता है कि इन गांठों के अंदर ऐसे कोई खतरनाक और जानलेवा शय मौजूद ही नहीं। वो लोग, मैंने जहरीले लहजे में दोहराया, वो कौन लोग? इसने एक बार फिर मेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत महसूस न की और ये कहकर फोन काट दिया। विंस, अपने काम पर फोकस करो। मैं अपने अंदर कुड़ कर रह गया। पता नहीं ये ब्यूरो वाले खुद को क्या समझते हैं। ये लोग किसी के सवाल का सीधा और मुकम्मल जवाब नहीं देते। इन लोगों से भी मामलात को छिपाते हैं जिनसे काम ले रहे होते हैं। खैर, अब मैं नतालियन के दिमाग से नहीं, अपनी मर्जी और अपने अंदाज से काम करूंगा। मैंने खुद से कहा और मैं साबित करके दिखा दूंगा कि एक प्राइवेट सुराग रसा किसी भी लिहाज से ब्यूरो एजेंट से कम नहीं। इस खुद कलामी से मुझे हासिल तकवीत मिली। मैं अपने वजूद में एक नई तवानाई और जवां उमंग महसूस करने लगा। इन खेतों में मेरी तैनाती का मकसद मुझ पर वाज़ेह हो चुका था। अब मैं साफ जहन और पूरे एतमाद के साथ काम करने की पोजीशन में आ गया था। मैं खेतों की निगरानी के साथ ही तहलीक का अमल भी जारी रखे हुआ था। नतालिया ने मुझे बताया कि मैथ के अर्क के इस्तेमाल से सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने इस हवाले से रिसर्च की तो हैरत अंगेज नताइज सामने आए। बेकरी आइटम्स हों या दवा साजी के मामलात, मैथ की कलील मिकदार का अमल दल हर जगह ही नजर आ रहा था। ये अपनी नन्ही मुन्नी मिकदार की शक्ल में हमारे घरों में घुसी बैठी थी। ताहम इस सतह पर मैथ का इस्तेमाल मुज़र सेहत नहीं था। मैथ के ही हवाले से एक खबर ने मुझे चौंका सा दिया। पिछले साल नेल्सा हाईवे पर पेट्रोलिंग टीम ने मैथ की भारी मिकदार अपने कब्जे में ली थी। लगभग 1500 टन की माया मैथ को फ्यूल टैंक में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत $5 मिलियन थी। मैथ की इस तरसील के साथ ही कार्ल्टन पेरी का नाम जुड़ा हुआ था। वो साफ बात निकला था। कार्ल्टन कहाँ रहता था, इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक ख्याल ये भी था कि वो लंदन से बाहर दरियाए वारिस्टा के करीब अपने ट्रेलर में रिहाइश पजीर था। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की हज़ार कोशिश के बावजूद भी कार्ल्टन नहीं मिला था और ना ही इसका ट्रेलर कहीं दिखाई दिया था। कार्ल्टन पेरी के हवाले से मैंने मुफीद मालूमात को अपने जहन में महफूज कर दिया और मिस्टर बर्फोर्ड से मिलने उनकी घर की जानिब चला गया। बर्फोर्ड इस वक्त अपनी वर्कशॉप पर गाड़ी के गेट पर वेल्डिंग कर रहा था। मुझे पिकअप ट्रक से निकलते देखा तो इसने वेल्डिंग का काम रोक दिया। मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ। मिस्टर विंस गिब्सन, वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, आपकी सराग रसानी कैसे चल रही है? बस धीरे धीरे रिंग रही है। मैंने बददिली से जवाब दिया। एक आयल मिल से चंद कीमती पुर्जे चोरी हो गए हैं। मैंने इन्हें तालियन की हिदायत के मुताबिक कहा, बस अब इन्हें बाजियाब करने की कोशिश जारी है। लेकिन मेरा ख्याल आपसे मुख्तलिफ है। वो मानी हेज लहजे में बोला। मैंने मोतदिल अंदाज में पूछा, वो क्या है मिस्टर बेरफोर्ड? मेरे खेत और फसलों वाले गोदाम आपके निशाने पर है मिस्टर गिब्सन, इसने शाकिर लहजे से कहा। मुझे पता चला है कि आप सारा दिन अपने ट्रक में बैठकर मेरी हुश्कास और अल्फाल्फा की फसल को घूरते रहते हैं। इसने मेरी चोरी पकड़ ली थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे से घबराहट का मुजाहरा नहीं होने दिया और पूरे एतमाद लहजे में कहा, ओ आपके खेत जो इस इलाके में शुमाल से जुनूब तक फैले हुए हैं? हाँ बिल्कुल। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं इन्हीं खेतों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके खेतों की ही बात करते हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कार्ल्टन पेरी के बारे में आपका क्या हाल है? कार्ल्टन के जिक्र पर एक लम्हे के लिए इसका चेहरा मुतगय्यर हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को संभाल लिया और अजीब से लहजे में बोला, कौन कार्ल्टन पेरी? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया, क्या आप वाकई कार्ल्टन पेरी को नहीं जानते? ये बात अच्छी तरह इसकी समझ में आ गई थी कि मैं आसानी से इसका पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसने अपनी पेशानी को मसला जैसे कुछ बुला बसरा याद करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा वो कार्ल्टन, वो चौंकने की अदाकारी करते हुए बोला, मैंने कार्ल्टन पेरी को कभी नहीं देखा। कुछ अर्सा पहले मैंने शरीफ के मुँह से इसका नाम सुना था। कुछ अर्सा पहले मैंने इसके चेहरे पर निगाह गाड़ कर कहा, जब वो अपने ट्रक के साथ इस इलाके से गुजर रहा था ना, है ना? इसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। शरीफ काफी दिनों से कार्ल्टन पेरी और इसके ट्रेलर को ढूंढता फिर रहा है। मैंने बदस्तूर इसके चेहरे को तकते हुए कहा। इस मरतबा वो ट्रेलर की बजाय एक ट्रक में बैठकर इधर आया था। जब डिप्टी शेरिफ ने इसका ताकुब किया तो वो ट्रक को छोड़कर खेतों में घुस गया और ऐसे गायब हो गया जैसे बहरुल काहल में एक नन्ही सी हुई। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, हाँ ऐसा ही हुआ था। वो जिन खेतों की आड़ में फरार हुआ था वो आपकी मिल्कियत है। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना मिस्टर? हाँ, इसने मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया। आपके खेत तो बहुत ही दूर तक फैले हुए हैं। मैंने कहा, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि कार्ल्टन पेरी किस तरफ वाले खेतों में गायब हुआ था? साउथ एटी, इसने खुश्क लहजे में जवाब दिया और तंजिया लहजे में मुस्तफसर हुआ। अगर आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई हो तो मैं अपनी गाड़ी का गेट मुरम्मत कर लूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने जल्दी से कहा। इस ताउन का बहुत शुक्रिया। इसने इस बात में गर्दन हिलाई और अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं अपने ट्रक की जानिब बढ़ गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बर्फोर्ड के साथ
एटी वाले खेतों में से कोई सुराग ऐसा मिल सकता था जो इस वाहियात बखेड़े को सिमटने में काम आ सकता था। मेरा पिकअप ट्रक कच्ची सड़क पर सुर्ख धुआं उड़ाते हुए तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मैं इस इलाके में पहुंच गया जिसे बर्फोर्ड ने द साउथ एटी का नाम दे रखा था। मैंने अपने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और बर्फोर्ड के खेतों में दाखिल होगा। इन खेतों के वस्त में मुझे फसल को स्टोर करने वाला गोदाम नजर आ गया। गोदाम के बाहर सुर्ख रंग का एक छोटा सा ट्रक खड़ा नजर आया। मैंने ट्रक के अगबी हिस्से में झांका तो वहां फर्श पर मुझे गहरी सब्ज रंग की 2 गांठें दिखाई दी। मैंने फौरन पहचान लिया वो अल्फाल्फा के पौधों की गांठें थी। मैंने चारों जानब निगाह दौड़ाई, कुर्बो जवार में मुझे कोई बंदा बशर नजर न आया। मेरे सीने से एक इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई और मैं इस सुनहरी मौका से इस्तेफादा करने में मसरूफ हो गया। मैं उछलकर ट्रक के अगबी हिस्से पर चढ़ गया। किसी भी किस्म की कार्रवाई से पहले मैंने नेतालियन को फ़ोन लगाया। इसकी जानिब से जवाब की जगह वॉइस मेल मसूल हुआ। अगर तुम विंस हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मैं चर्च में हूँ। नेतालियन की हर हरकत गुस्सा दिलाने वाली होती, लेकिन इन लम्हात में मैं जिस सिचुएशन में था इसमें मेरे पास गुस्सा करने का वक्त भी नहीं था। अब एक ही सूरत बाकी थी कि किसी के वहाँ आने से पहले मैं अपना काम कर डालूं। बात की बात में देखी जाएगी। मैंने तेज धार वाला पेपर कटर निकाला और अल्फाल्फा की गांठों की बंदिशें काटने लगा। मैं बड़ी एहतियात के साथ एक के बाद एक तय को अलग करता जाता। जल्द ही मैंने गांठों के शिकम तक रसाई हासिल कर ली। इसके साथ ही मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मेरी निगाह के सामने एक बैग था जिसके अंदर ब्राउन रंग की कोई शय रखी हुई थी। ऐसा ही एक बैग दूसरी गांठ के अंदर मौजूद था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनमें से हर बैग 2-2.5 पाउंड वजनी था, जिसकी कीमत $1 लाख से कुछ ज़्यादा थी। मैंने दोनों बैग्स को अपने हाथ में उठाकर रखा और मेरे जहन में कुछ इस किस्म के ख्यालात का हजूम था। अगर मैं खामोशी से इन बैग्स को पार कर लूँ तो मैं 200,000 $2 लाख का मालिक बन सकता हूँ, जिससे मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। नहीं, मैंने सर को झटक कर इन शैतानी हालात को अपने दिमाग से निकाल बाहर किया। ये एक अमानत है, मैंने उससे कहा, इसमें खयानत मुमकिन नहीं। मैंने मुस्कुरा दोनों बैग को अपने पिकअप ट्रक की पैसेंजर सीट पर रखा और वापसी का सफर शुरू कर दिया ताकि इस कीमती अमानत को कानून के महफूज हाथों तक पहुंचा सकूं। मेरा ट्रक सुर्ख धूल उड़ाते हुए हवा से बातें करने लगा। मैंने अकबी मंजर दिखाने वाले आईने में एक शेवरले ट्रक को तेज रफ्तारी से अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा। मेरे ट्रक की रफ्तार कुछ कम नहीं थी, लेकिन मुताक़ब ट्रक तो जैसे मुझ पर चढ़ा आ रहा था। इसके इरादे खतरनाक और तेवर गज़बनाक थे। देखते ही देखते दोनों ट्रकों के दरमियान फासला ना होने के बराबर रह गया। इसके साथ ही मुताक़ब ट्रक वाले के अज़ाइम भी खुलकर सामने आ गए। इसने आन के आन में मेरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की और इस कोशिश के आखिरी मरहले पर इसने स्टीयरिंग घुमाकर अपने ट्रक की अकबी हिस्से को मेरे ट्रक के बोनट से टकरा दिया। इसके साथ ही इसने सड़क पर मेरे आगे आकर यकायक अपनी रफ्तार कम कर दी। ये तसादुम खौफनाक था। मैं इस कमीने से ऐसी बेहुदा हरकत की तवक्को नहीं कर रहा था। मैं यही समझा कि वो बज़ात मुझसे भी ज़्यादा जल्दी में है, इसलिए मैंने ओवरटेक करने का मौका दे दिया, मगर मेरे सारे अंदाजे हाथ में मिल गए। दोनों ट्रक के टकराव ने स्टीयरिंग पर मेरा काबू बरकरार नहीं रहने दिया और इस पर मुतज़ाद इसने मेरे सामने आकर अचानक ब्रेक भी लगा दी। मेरा ट्रक बेहंगम अंदाज में शेवरले के अंदर जा घुसा। मेरे ट्रक का जो हाल हुआ सो हुआ। शेवरले की हालत मुझसे भी ज़्यादा बुरी थी। मैं ट्रक से बाहर निकला और शेवरले की मिजाज पुरसी के लिए आगे बढ़ गया। शेवरले की ड्राइविंग सीट पर मुझे एक नौजवान नजर आया जिसका बुरा हाल था। तसादुम के नतीजे में इसका चेहरा शेवरले के साथ वाले आहनी हिस्से से जा टकराया था। मैंने देखा इसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और जिस्म भी बिल्कुल साकित था। एक लम्हे के लिए मुझे यही लगा कि वो दूसरी दुनिया में जा चुका है, लेकिन चेक करने पर पता चला कि इसकी सांस चल रही थी। इस हर दिमाग बदनसीब अजनबी को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। मेरा सेलफोन ट्रक के अंदर ही गिर गया। मैं ट्रक की जानिब बढ़ा ताकि एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकूं, लेकिन इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। मेरे ट्रक तक पहुंचने से पहले ही वहां 2 गाड़ियां पहुंच गई, एक नेतालियन की और दूसरी शरफ की। इन लोगों ने सूरत हाल को संभाल लिया। 2 घंटे के बाद मैं और नेतालियन एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। नेतालियन ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो शेवरले वाला नौजवान कौन था? हाँ जानता हूँ, मैंने कड़वे लहजे में जवाब दिया। वो गधे का बच्चा, उल्लू का पट्टा, इडियट और बास्टर्ड था। मेरी भड़ास को इसने अपनी कातिल मुस्कुराहट के साथ वासिले जहन्नम किया और मोतदिल अंदाज में बोली, इसका नाम माइक है, माइक पेरी कार्टन, पेरी का भतीजा। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। माइक ने तुम्हें बर्फोर्ड के गोदाम पर कार्रवाई करते हुए देख लिया था। वो लफ्ज़ कार्रवाई पर दबाव डालते हुए बताने लगे। शेरिफ माइक के ताक़ुब में था और माइक तुम्हारे। इसने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक बोझल सांस ली थी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, जब से कार्ल्टन रूपोश हुआ है इसके धंधे को माइक ने संभाल रखा है। माइक अपने अंकल से भी ज़्यादा शैतान सिफ्त है। माइक की गिरफ्तारी के बाद कार्ल्टन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तुमने वाकई ही कर दिखाया विंस। आखिरी जुमला इसने बड़ी मोहब्बत से अदा किया था, जिस पर मुझे शदीद हैरत हुई, क्योंकि मेरे साथ वो हमेशा उखड़ी सी रहती थी। और इन 2 बैग्स का क्या? मैंने सवालिया नज़रों से इसे देखा। शेरिफ का कहना है कि वो हाई ग्रेड मैथ है। नेतालियन ने बताया, मैंने ब्यूरो को तुम्हारे इस कारनामे की इत्तला दी है। कल तुम मेरे साथ वहाँ जाने वाले हो। वो किस लिए? मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, वहाँ 2 चीज़ें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वो मानी हेज़ अंदाज में बोली। मैं पूछे भी ना रह सका। कौन सी 2 चीज़ें? नंबर 1, ब्यूरो में तुम्हारी जॉब का ऑफर लेटर। वो इंकशाफ करते हुए बोली। नंबर 2, $5000 का चेक, तुम्हारा इनाम। खेल खत्म, दुकान बंद। मैंने मुसरत भरे लहजे में कहा, आई लव यू। नेतालियन का चेहरा खुशी और शर्म से पानी सा हो गया।